गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। आज 3 मई 2021 है, दिन है मंडे। आई एम श्योर यू ऑल हैड अ ग्रेट वीकेंड। आज हमारे टेबल के ऊपर है न्यूज़, फाइनेंशियल न्यूज़। चार इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देखेंगे, देन वी हैव सम एमसीक्यूज। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू आपके लिए लेकर आया है एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स के इंटरेस्टिंग फीचर्स, सब्जेक्ट्स, डेमो वीडियोस, सारी चीज़ें आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। तो आज ही डाउनलोड करें हमारा मोबाइल ऐप। यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट दैट इज़ studyiq.com। लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एज वेल। लेट्स स्टार्ट विथ न्यूज़ आइटम्स। मेन हेडलाइंस को देखेंगे। तो रूलिंग पार्टीज़ की बात करें तो आसाम में जो रूलिंग पार्टी थी वही पार्टी फिर से पावर में आई है। सेम थिंग गोज़ विथ केरला, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में और पुडुचेरी। दो जगह ऐसी हैं जहां पर ओपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो पावर में आई है। ये जो इलेक्शंस हुए थे इन सारी जगहों पर, तो उनके रिजल्ट्स कल यानी कि 2 मई को हमें मिले हैं। इसके बारे में और चर्चा करेंगे, और इन द सेंस इलेक्शन और कोविड के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। आज के अगर आप न्यूज़पेपर्स को देखेंगे, आज के फॉर एग्जांपल द हिंदू न्यूज़पेपर में एक भी आर्टिकल दूसरे किसी टॉपिक पर नहीं था। सारे आर्टिकल्स जो हैं वो इसी बात के ऊपर थे, ये पॉलिटिक्स और ये रिजल्ट और ये इलेक्शन के बारे में थे। तो आज मुझे बहुत सारे न्यूज़पेपर सुबह सुबह पढ़ने पड़े और उसमें से मैंने 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को आपके लिए ढूंढा है। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। सेकंड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक रिव्यू किया है, रिव्यू अबाउट यूसेज ऑफ गैसियस ऑक्सीजन टू रैंप अप सप्लाई एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन इन द कंट्री। ऑक्सीजन की जो शॉर्टेज चल रही है आज भी, और बहुत सारे एरिया में इसकी शॉर्टेज चल रही है, तो इसको लेकर एक प्रकार का रिव्यू किया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने। गवर्नमेंट ने ये बताया है कि पिछले 24 घंटों में 3 लाख लोग जो हैं वो कोविड-19 से रिकवर हुए हैं। ये रिकवरी की बात है, राइट? इतने लोग 24 आवर्स में हमारे देश में रिकवर हुए हैं। ओवर 15 करोड़ 68 लाख बेनिफिशरीज एडमिनिस्टर्ड कोविड-19 वैक्सीन सो फार। आज तक मिड जनवरी से लेकर अभी तक का आंकड़ा हम देखें तो 15 करोड़ 68 लाख लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन दिया गया है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब जो हैं वो 4 दिनों की यात्रा पर लंदन जाने वाले हैं फॉर G7 फॉरेन मिनिस्टर्स मीट। G7 के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग को अटेंड करने के लिए एस जयशंकर साहब वहाँ पर जाने वाले हैं। 28 टन्स ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट फ्रॉम फ्रांस रीचेस इंडिया। रेलवे जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे मिनिस्ट्री या फिर रेलवेज जो है, इंडियन रेलवेज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ऑक्सीजन को हर जगह पर ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ऊपर से आप देखिए कि रेलवेज ने 4000 जितने आइसोलेशन कोचेस तैयार किए हैं, और रेलवे ने 1094 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन जो है वो अलग अलग राज्यों तक पहुंचाया है। फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मॉडर्ना की जो कोविड-19 वैक्सीन है उसके इमरजेंसी यूज़ को अप्रूव कर दिया है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने 1.7 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स जो है वो चाइल्ड केयर सब्सिडीज़ में देने का एक वादा किया है। फिर जो बर्लिन है, बर्लिन में मे डे के ऊपर वहाँ पर वायलेंस हुआ, और म्यांमार के 7 और प्रोटेस्टर्स, इसके पहले भी बहुत सारे प्रोटेस्टर्स जो हैं उनकी हत्या हुई है या फिर उनकी जान चली गई, तो यहाँ पर 7 और प्रोटेस्टर्स जो हैं वो मारे गए हैं। और जो एक देश है जिसका नाम है चिले, इसको चिले कहते हैं, कई लोग इसको चिली कहते हैं, राइट? बट आई थिंक चिले इज़ द राइट प्रोनाउंसिएशन। तो ये जो चिले देश है जो साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका का एक देश है, तो यहाँ पर 6 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक देखने को मिला। और ये यहाँ के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जो पैसिफिक रिम ऑफ फायर है तो उसी के ऊपर ये देश जो है वो आपको देख रहे हैं। मीन्स ये देश, इसके ऊपर थोड़े आप जाएं तो दूसरे जो एंडीज माउंटेन के साथ जुड़े हुए दूसरे देश, एंड देन यू सी नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़। फिर आप ऐसे सर्कल मार के आएंगे तो यूल फाइंड जापान, उसके नीचे जैसे जाएंगे इंडोनेशिया एक्सेट्रा, फिर नीचे न्यूजीलैंड। तो ये सारा एक प्रकार का
ऐसा शेप ले रहा है, इसको पैसिफिक रिम ऑफ फायर, ऐसे इट लुक्स लाइक समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पर आ गया आपका चिले, दिस इज़ नॉर्थ अमेरिका, फिर दिस इज़ रशिया, जापान, ओके, इंडोनेशिया, एंड देन यू हैव न्यूजीलैंड, ऐसा है। कभी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। आज लेट्स मूव ऑन टू, नॉट टू स्टार्ट विथ, लेट्स मूव ऑन टू फाइनेंशियल न्यूज़। टेक स्ट्रॉन्ग स्टेप्स, कट बैक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। उदय कोटक जो CII के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कोविड के बारे में और हमारे देश में जो सिचुएशन है उसके बारे में ये बताया है कि इंडिया नीड्स द हाईएस्ट लेवल रिस्पॉन्स मेजर्स इंक्लूडिंग कर्टेलिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी टू कंट्रोल सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। उदय कोटक साहब कहते हैं कि इस वेव को स्टॉप करने के लिए यू हैव टू कर्टेल इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका मतलब है कि लॉकडाउन, एक लॉकडाउन लगाइए। और भारत के भी कुछ एक्सपर्ट्स यही सलाह दे रहे हैं, बाहर के जो एक्सपर्ट्स हैं एब्रोड से भी, फॉर एग्जांपल डॉक्टर एंटोनी फाउकी ने भी यही कहा कि एक थोड़े दिनों के लिए, थोड़े हफ्तों के लिए लॉकडाउन लगाइए। और एक लॉन्ग टर्म लॉकडाउन पॉसिबल नहीं है, लेकिन 1 वीक 2 वीक में भी, और ये स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, राइट। और इसमें आप वैक्सीन का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करें, डिस्ट्रीब्यूशन को इंक्रीज़ करें। तो इस हिसाब से मीन्स इफ़ यू डू दिस थिंग देन वी कैन कंट्रोल दिस सेकेंड वेव। और हर जगह पर एज वी नो हॉस्पिटल बेड्स, ऑक्सीजन, मेडिसिन्स, ये सारी चीज़ों की एक ज़बरदस्त शॉर्टेज है। मस्ट ओपन लाइसेंस रेजीम टू पुश वैक्स ड्रग सप्लाई एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि फ़िलहाल जो एक सिचुएशन से हम जूझ रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट को लास्ट फ्राइडे ये पूछा था कि भाई आप कंपलसरी लाइसेंस जो हैं, ये एसेंशियल ड्रग्स हैं, जो यानी कि जो वैक्सीन्स हैं, फिर रेमडेसिविर एक्सेट्रा, तो इनके आप एसेंशियल ड्रग्स का जो लाइसेंस है वो आप दूसरे लोगों को दे दीजिए, यानी कि दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को दे दीजिए। बेसिकली जो दूसरे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको परमिशन दीजिए कि वो भी इस वैक्सीनेशन और जो भी दवाइयाँ इसमें इस्तेमाल हो रही हैं, रेमडेसिविर और जो भी एक्सेट्रा, जो भी दवाइयाँ हैं, तो उसका प्रोडक्शन, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हमारे देश में करें। तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूछा है कि आपने क्या स्टेप्स लिए हैं। और ब्राज़ील ने क्या किया, ब्राज़ील की जो सेनेट है उन्होंने ये अप्रूव कर दिया एक बिल को जो इस प्रकार के पेटेंट प्रोटेक्शन को सस्पेंड करते हैं, क्योंकि वी आर फाइटिंग विद दिस पेंडेमिक, एक इमरजेंसी सिचुएशन है। तो इस इमरजेंसी सिचुएशन में हम पेटेंट प्रोटेक्शन मीन्स जो एक ट्रिप्स में जो एक छूट दी गई है, तो इसका इस्तेमाल ब्राज़ील ने किया। तो इंडिया शुड डू द सेम थिंग। इंडिया जो है वो ये इंडियन पेटेंट्स एक्ट इसको इन्वोक कर सकता है, और ये जो कोविड पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए जो क्रूशियल ड्रग्स हैं वो मीन्स एस्ट्राजेनिका और इन सारी कंपनीज के साथ नेगोशिएट करके हम दूसरे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको ये लाइसेंस दे सकते हैं और प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन भी डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। अभी फ़िलहाल एक ही जगह पर अगर दवाई बन रही है तो बहुत सारे ऐसे सेंटर्स बन जाएंगे, तो इन सेंटर्स से अलग अलग जगहों पर दवाई को ट्रांसपोर्ट करना भी ईजी होगा। मूविंग ऑन टू ओपिनियन एडिटोरियल्स। आज का जो पहला ओपिनियन है, इट्स अबाउट दिस डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ उत्तराखंड गवर्नमेंट। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने और फर्स्ट मई का जो हमारा डिस्कशन था उसमें भी मैंने बताया था कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक अच्छा डिसीजन लिया है कि 4 धाम की यात्रा जो हैं उसको सस्पेंड किया गया है। उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने ये कहा कि जो 4 हिमालयन मंदिर हैं, इसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, तो 14 मई से जैसे शेड्यूल था वैसे ही शेड्यूल से इनको खोला जाएगा, लेकिन सिर्फ पुजारी के लिए। जो यहाँ के पुजारी हैं, जो प्रीस्ट्स हैं, सिर्फ उनके लिए ही मंदिर खोला जाएगा। आम जनता के लिए जो दर्शन करने के लिए जाते हैं, विजिटर्स हैं, यात्रा जो धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए परमिशन बिल्कुल नहीं है। ये मंदिर जो है वो बंद रहेगा। तो ये एक अच्छा डिसीजन लिया है, लेकिन वी हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड एज वेल कि
अगर ये डिसीजन नहीं लेते तो ये एक दूसरा सुपर स्प्रेडर इवेंट बन सकता था, जिसको ऑफ कोर्स उत्तराखंड गवर्नमेंट ने टाइम पर डिसीजन लेकर एक अच्छी बात की है। बट ये डिसीजन क्या गवर्नमेंट ने खुद लिया था? द आंसर इज नो। मैंने से खुद लिया था, आई मीन टू से, जब उत्तराखंड हाई कोर्ट ने रावत गवर्नमेंट, यानी कि उनकी जो सरकार है, तीरथ सिंह रावत साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी जो सरकार है, उसके बारे में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जब कहा कि आपने इस आउटब्रेक को मिस हैंडल किया है, तब जाकर गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया। तो प्रश्न ये उठता है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, क्या वो इतने भी सेंसिबल नहीं है कि अलग अलग मीन्स, हम सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है हमारे देश में कि कोविड जो है उसकी सेकंड लहर चल रही है। तो ऐसे टाइम पर आप कोर्ट का इंतज़ार करेंगे बिफोर यू स्टॉप दिस सॉर्ट ऑफ इवेंट्स? और कुंभ जो था, कुंभ मेला जो था, उसकी परमिशन दी गई, कितनी सारी वार्निंग्स थी और कितना डर लग रहा था जब ये परमिशन दी गई थी। हम सबको पता था, इज़न्ट इट, या फिर ज़्यादातर लोगों को पता था कि ये एक अच्छा डिसीजन नहीं है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, सारी चीज़ें वैसे चलती रही। और फिर आप बाद में देखिए कितने सारे लोग जो हैं इसकी वजह से उनको नए इन्फेक्शंस हुए, नए इन्फेक्शन का आंकड़ा काफ़ी बढ़ गया। और इलेक्शंस भी इसमें शामिल है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुंभ मेला, लेकिन असेंबली इलेक्शंस और कई जगहों पर लोकल इलेक्शंस जो हैं, पंचायत पोल्स एक्सेट्रा, तो ये सारी इवेंट्स जो हैं, ये सुपर स्प्रेडर इवेंट्स डेफिनेटली हैं। यहाँ पर आंकड़ा देखिए, इट इज़ वेरी शॉकिंग। 1 मार्च से लेकर 22 अप्रैल, ये जो पोल बाउंड वेस्ट बंगाल है, इसमें पता है कि कोविड के केसेस में कितने परसेंट का राइज हुआ? 6,000%, 6,000% का इंक्रीज हुआ। एंड ए 450% स्पाइक बिटवीन 1 and 17 अप्रैल व्हेन द कुंभ कॉन्ग्रीगेशन डिस्पर्स्ड। ये एक 2 हफ्ते का देखिए, एक फोर्टनाइट की बात करें अगर हम, 17 डेज में यहाँ पर 450% का स्पाइक देखने को मिला। और एक जगह ऐसी है जहाँ पर 1.5 महीने के अंदर, या फिर यू कैन से हाउ मेनी 1 month, एंड ऑन टॉप यू कैन ऐड 22 days, तो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट 52 days के अंदर 6,000% ज़्यादा इंक्रीज। What can explain the local body elections in उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, जिसकी ये भी एक सुपर स्प्रेडर इवेंट्स बने हैं। कल मेरे कलीग ने एक वीडियो बनाया था, अंकित अग्रवाल ने, और उसमें भी कहा था कि भाई, उसमें जो नया एक रिपोर्ट सामने आया है, उसमें ये कहा है कि ये उत्तर प्रदेश में जो ये इलेक्शंस हुए, लोकल इलेक्शंस जो हुए, लोकल बॉडी के इलेक्शंस, उसकी वजह से पता है 700 टीचर्स जो हैं वो कोविड की वजह से मर गए हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उनकी ये इलेक्शन के साथ जुड़ी हुई उनको ड्यूटी दी गई थी, और इस ड्यूटी की वजह से वो इन्फेक्ट हुए और इन्फेक्शन की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। 700 टीचर्स। मद्रास हाई कोर्ट जो हैं, उसने ये कहा कि ये जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स हैं, जिन्होंने डेट्स और नोटिफिकेशंस और ये चुनाव करवाए, तो इनको आप मर्डर के चार्ज में बुक कीजिए, बुक देम फॉर मर्डर। तो क्या ऐसे राज्य जो लोकल इलेक्शंस और ऐसे इवेंट्स, सुपर स्प्रेडर इवेंट्स की परमिशन देते हैं, तो क्या उनके ऊपर भी ऐसी ही कोई कार्यवाही होनी चाहिए? ये एक प्रश्न है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम। इन थर्ड बट स्लो, थर्ड फेज ऑफ एंटी कोविड इनोकुलेशन ड्राइव, हमारे देश में ये जो थर्ड फेज है, इस थर्ड फेज में 18+ को वैक्सीनेट करने की बात है। लेकिन क्या हम लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है? द आंसर इज नो। मुझे भी टीका लगवाना है, आई ऑल्सो वॉन्ट माई सेल्फ टू गेट वैक्सीनेटेड, लेकिन डेट्स ही अवेलेबल नहीं है। पेरेंट्स को मैंने प्राइवेट एक हॉस्पिटल जो है वहाँ पर दोनों डोजेस, फर्स्ट डोज और सेकंड डोज, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दिलवाए थे, क्योंकि गवर्नमेंट जो जगह थी जहाँ पर डोजेस मिल रहे थे, वहाँ पर एक लंबी लाइन थी। और ऑफ कोर्स हम सब चाहते हैं कि इफ़ वी कैन अफोर्ड देन वी कैन पे इन
गेट आवरसेल्फ वैक्सीनेटेड। अभी सिचुएशन ये है कि अगर आप कोविन पर जाएंगे और आपके लोकल एरिया को देखेंगे तो आपको, जहाँ तक मैं मेरा एरिया चेक कर रहा हूँ, हम सब अलग अलग राज्यों में रहते हैं, तो मेरे एरिया की बात करूँ तो मुझे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं वो दिखाई नहीं दे रही है इस कोविन वैक्सीन, कोविन साइट में। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कोविन। तो कोविन में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल्स का लिस्ट ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अभी ये 18+ को वैक्सीनेट करने के लिए परमिशन नहीं है, राइट। और इसकी हम सब राह देख रहे थे। पहले सिचुएशन ऐसी थी कि वैक्सीन हेजिस्टेंसी थी, बहुत सारे लोग जो हैं वो वैक्सीन को लेकर इतने ज़्यादा इंक्लाइंड नहीं थे। लेकिन सेकंड वेव के आने से और इतने लोग धड़ाधड़ मृत्यु हो रही है, तो ये देखकर जो वैक्सीन हेजिस्टेंसी है वो थोड़ी कम हुई है। अब लोग वैक्सीन की एक डिमांड इंक्रीज़ हुई है, लेकिन अब सप्लाई जो है वो काफ़ी कम है। और बहुत कम ऐसे लोग हैं, एंड आई वुड यूज़ द वर्ड बहुत कम ऐसे लकी लोग हैं जिनको गवर्नमेंट के जो आरोग्य सेंटर्स हैं वहाँ पर उनको अपॉइंटमेंट मिल गई और उनको वैक्सीनेशन मिल गई। अब मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, आई एम टॉकिंग अबाउट गुजरात, आई एम नॉट श्योर अबाउट योर स्टेट, लेकिन जो लोकल न्यूज़पेपर है उसमें मैं पढ़ रहा था, तो उसमें ये आया है कि अभी तक इश्यू ये है कि ये वैक्सीन की जो साइट मीन्स जो सेंटर्स हैं, सेंटर्स में कुछ सॉफ्टवेयर या फिर ऐसी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आप अपॉइंटमेंट्स बुक नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। बट आई एम नॉट श्योर, मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि एग्जैक्टली वो क्या इश्यू था और वो कैसे सॉल्व करेंगे, आई एम नॉट श्योर। बट फिलहाल उन्होंने ये बताया है न्यूज़ में। तो सरकार ने थर्ड फेज़ की शुरुआत तो कर दी, लेकिन वैक्सीन प्रोवाइड करने के लिए कैपेसिटी वो नहीं है। उत्तर प्रदेश और गुजरात कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ लकी फ्यू हैं जिनको वैक्सीनेशन मिल गया। कुछ राज्यों ने 35+ की कैटेगरी भी बनाई है कि 35+ को पहले दी जाएगी, उसके बाद 18 to 35 वाले लोगों को दी जाएगी। और सरकार ने ये कह दिया, कुछ जगहों पर, कुछ राज्यों में सरकार ने ये कह दिया, कुछ सेंटर्स में ये कह दिया है कि आप यहाँ पर लाइन मत लगाइए, हमारे पास स्टॉक है ही नहीं, हमारे पास वैक्सीन नहीं है। बहुत सारे सेंटर्स के बाहर ये लिखा हुआ है कि आज वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, आज वैक्सीन ख़त्म हो गई है, एक्सेट्रा। दिल्ली, उड़ीसा, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड पंजाब, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो इस मंथ के एंड तक वैक्सीनेशन ड्राइव को लॉन्च करेंगे। यहाँ पर बहुत सारी जगहों पर अभी शुरुआत नहीं हुई है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री जो हैं वो ये कह रही है कि हमारे पास वैक्सीन की इनफ सप्लाई है, हमारे पास सप्लाई है, कोई चिंता का विषय नहीं है। तो वैक्सीन क्यों अवेलेबल नहीं है? अगर आप नेशनल लेवल पर कोई ये कह रहा है कि हाँ वैक्सीन अवेलेबल है, और स्टेट लेवल पर या फिर ग्रास रूट लेवल पर आप जाते हैं तो वहाँ पर वैक्सीन नहीं है, अपॉइंटमेंट्स बुक नहीं कर पाते, तो व्हाट इज़ द रियलिटी? सेकंड थिंग, अभी अब बहुत बात होगी ये रशियन मेड जो स्पुतनिक वी है उसके बारे में, कि हमारे पास स्पुतनिक वी अब आ चुकी हैं। 1 मई को जो पहला स्टॉक था इसका 1,50,000 जितने डोजेस जो हैं वो आए हैं। बट 1,50,000 डोज भारत जैसे देश के लिए इट्स नथिंग, इट्स लाइक ए ड्रॉप इन द ओशन। एक समंदर में एक बूंद आप ऐड करें, उतना है 1,50,000। तो लेट्स होप कि ये जल्द से जल्द प्रोडक्शन किया जाएगा। और जो इससे पहले के आर्टिकल में हमने बात की, इसका एक ही बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करें। और हमारे देश में जो एडल्ट्स हैं, कब जाकर हम इन एडल्ट्स को वैक्सीनेट कर पाएंगे, दोनों डोजेस ख़त्म कर पाएंगे? हमारे देश की 138 करोड़ की पॉपुलेशन है डियर फ्रेंड्स। इसमें 0 से लेकर 14 की जो एज है, ये 26% की पॉपुलेशन है हमारे देश में। 26% लोग कैसे हैं? बच्चे हैं, टीनेजर्स तक की एज है। फिर ज़्यादातर लोग जो हैं उनकी कैटेगरी ये है 15 से 65। 67% हमारे देश में लोग जो हैं उनकी एज 15 से 65 है, और 65 से ज़्यादा की उम्र के लोग जो हैं वो 6.57 या फिर यू कैन से 6 और 7% जितनी पॉपुलेशन है। अब 16 जनवरी से हमारे देश में इसकी शुरुआत हुई है, ये वैक्सीन रोल आउट की शुरुआत हुई। और आप देखिए कि आज तक 16 जनवरी से लेकर टुडे इज़ 3 मई 2021, तो ये
जनवरी जो बाकी के दिन हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, लगभग 4.5 महीने की बात मैं कर रहा हूँ। तो इन 4.5 महीनों में what we have done, we have just vaccinated 2%, सिर्फ 2% पॉपुलेशन को हम फुल्ली वैक्सीनेट कर पाए हैं। और सिंगल डोज की बात करें तो सिर्फ 11% को हम सिंगल डोज दे पाए हैं। अगर यही स्पीड रही तो 3-4 साल और निकल जाएंगे। तो वी डोंट वांट दैट। हमें हर रोज़ 1 साल के अंदर ये पूरी सिस्टम अगर ख़त्म करनी है तो एक दिन में हमें 6.5 यानी कि 65 लाख लोगों को कम से कम हमें वैक्सीनेट करना होगा। आई वुड से कि हमें तो है ना 1 साल के लिए भी ये नहीं होना चाहिए। हम एक दिन में लेट्स से मिनिमम 10 मिलियन या फिर 20 मिलियन लोगों का टारगेट रखें। 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों को आप देते जाइए और 100 डेज के अंदर इस चीज़ को ख़त्म कर दीजिए। तो दैट्स हाउ इट इज़। ये एंटोनी फाउकी वाला पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है कि वो लॉकडाउन के बारे में सजेस्ट कर रहे हैं। द रिटर्न ऑफ फेडरलिज्म, ये एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। सभी न्यूज़पेपर्स में आपको आज जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स जो कल आए हैं तो उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखा गया है, लेकिन ये आर्टिकल सबसे बेस्ट है क्योंकि आपको कौन सी पार्टी जीती, कितने वोट्स मिले, ये सारी चीज़ें यस जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपकी जो इन्फॉर्मेशन के पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है अब ये आंकड़े। बट आपकी जो अंडरस्टैंडिंग के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये किसकी जीत हुई है, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। बीजेपी हार गया, तृणमूल कांग्रेस जीत गई, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप बीजेपी में हैं तो शायद हैं आपके लिए, अगर आप तृणमूल कांग्रेस पार्टी में हैं तो शायद हैं आपके लिए। बट अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये इतना इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं। आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे देश में एक इलेक्शन हुआ। अब कोविड के टाइम पर हुआ, दैट इज़ अ बैड थिंग, लेकिन एटलीस्ट एक इलेक्शन जो है वो हुआ। बहुत सारी जगहों पर यह भी बात हो रही थी कि हर जगह पर बीजेपी कैसा जीत रही है। बीजेपी तो क्या ईवीएम मशीन्स को हैक किया गया है? कई ऐसे एरियाज हैं जहां पर आपको लगेगा यहाँ पर तो बीजेपी जीत ही नहीं सकती, तो वहाँ पर बीजेपी जीत गई। तो ऐसा लग रहा था कि क्या ईवीएम के साथ कोई घोटाला हो रहा है। फिर 8 फेजेस में ये जो इलेक्शन है उनको डिवाइड किया गया था वेस्ट बंगाल में। तो लग रहा था कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो बीजेपी की तरफ झुका हुआ है। ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये सारी चीज़ों की बातें चल रही थी। आई एम श्योर आपने ये सारी चीज़ों को महसूस या फिर सुना होगा। ओके, अब रिजल्ट जो सामने आया है वो ये है कि जो नेशनल लेवल की पार्टीज़ हैं जैसे कि कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों हार गई। ये दोनों पार्टीज जो हैं वो हार गई हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट वेस्ट बंगाल इलेक्शन पर्टिकुलरली। दूसरी जगहों पर देखें तो आसाम में फिर से बीजेपी रिपीट हुई है। पुडुचेरी में बीजेपी जो है वो जीती है। पहले पुडुचेरी में एक दूसरी पार्टी रूल करती थी, लेकिन अब पुडुचेरी में बीजेपी आ चुकी है। तो ये 2 ऐसी जगह हैं जहाँ पर बीजेपी जो है वो एक जगह पर वापस रिपीट हुई, एक जगह पर नई जगह टेरिटरी कॉन्कर की है। बाकी जगहों पर बीजेपी जो है वो हार चुकी है। तो दिस इज गुड। द रीज़न वाई एम सेइंग दिस इज गुड इज बिकॉज ऑफ फेडरलिज्म। मैं बीजेपी एंटी बीजेपी या फिर प्रो बीजेपी नहीं हूँ, या फिर किसी भी पार्टी प्रो या एंटी नहीं हूँ। मैं देश के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो भी एक बड़ी रूलिंग पार्टी है वो हर जगह पर अगर जीतने लगे तो कुछ जो हैं वो क्या होगा कि तो फिर वो वैरायटी जो है वो नहीं रहेगी, जो डाइवर्सिटी है वो नहीं रहेगी। राइट, फिर क्या होगा कि एक पार्टी इतनी जीतने लगी और इतनी ताकतवर इतनी जीतने लगे एक पार्टी कि फिर वो इतनी घमंडी हो जाए और फिर ऐसा लगे कि बस उनका ही राज चल रहा है। फॉर एग्जांपल एक समय पर कांग्रेस की ऐसी ही सिचुएशन थी, इसीलिए बीजेपी का जन्म हुआ। फिर आज बीजेपी पावर में है, कल शायद कुछ समय के बाद कोई और पार्टी आए जो तो ये कंपटीशन जो है इट इज़ हेल्थी। इट्स लाइक आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि पहले सिर्फ बीएसएनएल जो हैं उनके लैंडलाइंस अवेलेबल थे, उसके बाद मोबाइल फ़ोन्स आए, मोबाइल फ़ोन्स आने के बाद बीएसएनएल था, फिर वोडाफोन, या फिर जो पहले हच नाम था, आइडिया, एयरटेल, ऐसी सारी कंपनीज जब एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करने लगी तो हमारे लिए नई नई ऑफर्स वो लेकर आए। नई नई जगहों पर ऑफिसेस खोली उन्होंने,
पहले कार्ड लेने के लिए भी पैसे देने पड़ते थे, अब फ्री में कार्ड दे रहे हैं। कई शॉपिंग मॉल्स में जब हम जाते हैं तो कहते हैं कि सर ये फ्री में कार्ड है, आप ले लो, अब बस आपका आधार हमें दे दीजिए, आधार कार्ड, और यहाँ पर एक वेरिफिकेशन कर दीजिए और आपको फ्री में हम सिम कार्ड दे रहे हैं, राइट। तो जस्ट टू सी कि कंपटीशन जो है, एक हेल्थी कंपटीशन की वजह से या फिर एक टफ कंपटीशन की वजह से फ़ायदा जो है वो कस्टमर का होता है, यहाँ पर सिटीजन्स का फ़ायदा होगा जब अलग अलग पार्टीज एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करेगी, यू नो। तो दैट्स द रीज़न, दिस इज बिग पिक्चर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब नई सरकार जो है उनका एक ही फोकस होना चाहिए, कोविड-19। ये जो सेलिब्रेशन है, विजय यात्रा, ये सारी चीज़ों की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। दे शुड गेट बैक टू वर्क एज क्विकली एज पॉसिबल, जल्द से जल्द काम करें। और नेशनल पार्टीज़ जो हैं वो हारी हैं और यहाँ पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग पार्टीज़ आई हैं। तो जो फेडरलिज्म है, जो संघीय ढांचा है, उसके बैलेंस के लिए भी ये एक बहुत अच्छा डिसीजन रहा है, राइट। दूसरी चीज़, 3 इम्पोर्टेंट स्टेट्स जो हैं, बंगाल, तमिलनाडु और केरला, ये बीजेपी के अलावा जो दूसरी एक विचारधारा वाली पार्टीज़ हैं वो यहाँ पर जीती हैं या फिर उनका यहाँ पर एक शासन होगा। तो जो फेडरल राइट्स हैं, जो संघीय उनके जो अधिकार हैं राज्यों के, तो वो और ज़्यादा एक थोड़े ओपोजिशन वाले भी स्टेट्स अगर रूल करेंगे तो फिर वो भी अपना हक मांगेंगे कि भाई ये हमारा हक है, हमें ये चाहिए, एक्सेट्रा जो भी है, राइट। तो दिस विल बी गुड फॉर फेडरलिज्म, जो संघीय ढांचा है उसके लिए एक अच्छी बात है। अब चॉइसेस 2 हैं। एक, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चॉइस ये है कि वो इन सारे स्टेट्स के लिए फ्रिक्शन पैदा करें या कि इतने ट्रबल, जितना हो सके उतना ट्रबल क्रिएट करें। सेम थिंग गोज विद दिस स्टेट्स कि वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन ना करें। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि हार्मनी, राइट, समझदारी से, सेंसिबिलिटी से देश की तरह सोचें। और सबसे पहली प्रायोरिटी जो कोविड की है, तो इसमें हम एक देश की तरह सोचें तो दिस इज़ द थिंग दैट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर द कंट्री। देश के लिए, लोगों के लिए और हमारी सिस्टम के लिए भी यही बेनिफिशियल होगा। आज का लास्ट आर्टिकल जो है ये इंडिया की आयरन फ्रेम के बारे में है। आयरन फ्रेम यानी कि एक लोहे की जो फ्रेम है जिसको कहते हैं इंडियन सिविल सर्विसेज, उसमें खास कहते हैं कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो आईएएस हैं। तो ये आईएएस जो हैं ये एक प्रकार से, या फिर इंडियन सिविल सर्विसेज जो हैं वो एक प्रकार की फ्रेम है। जैसे हमारे शरीर में जो बोन्स का काम है, एक स्ट्रक्चर का काम जो करता है बोन्स, या फिर हमारी स्केलेटन सिस्टम, तो वैसे ही ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इतना अच्छा काम करती है, ऐसा इनके बारे में एक लंबे टाइम से कहा गया है। लेकिन हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जिसको हम कई बार कहते हैं लाल फीताशाही, राइट, तो ये जो रेड टेपिज्म हमारी ब्यूरोक्रेसी में, नौकरशाही में जो एक लाल फीताशाही है, तो इसकी वजह से इनएफिशिएंसी यानी कि आपका काम करने का और जो रिज़ल्ट आप डिलीवर करते हैं ये परफेक्ट नहीं होता है। स्लॉथ, आपकी स्पीड बहुत ही स्लो है। और ऑफ कोर्स करप्शन भी है, करप्शन भी बहुत ज़्यादा हर जगह पर आज भी देखने को मिल रहा है। हमारे देश में लोग मर रहे हैं वायरस की वजह से कम, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ न मिलने की वजह से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो रही है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, जो भी, एज यू नो द नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, और ये पॉलिटिशियंस कोई जापान या फिर जर्मनी से नहीं आए, ये हमारे देश के ही लोग हैं। हम में से ही एक कोई पॉलिटिशियन बना है तो हमारे ही लोग हैं। तो इसमें हम किसी को ब्लेम, ऐसा नहीं है कि सारे पॉलिटिशियंस बुरे हैं, वो वैसे ही हैं जैसे हम हैं। अगर आपको रूल्स तोड़ना मज़ा आता है तो हमारे पॉलिटिशियंस भी ऐसे होंगे जो रूल्स तोड़ेंगे, क्योंकि आप उन्हीं को वोट देंगे ना जो रूल्स तोड़ने में अच्छा है। तो दैट्स हाउ इट इज। तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, राइट, वो भले ही पॉलिटिकल पार्टीज जो भी करते रहे, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी को, जो नौकरशाही को जो एक रोल प्ले करना चाहिए, शायद उसमें वो फेल रहे हैं, राइट। एक बहुत ही ओपेक, पता नहीं कैसे डिसीजंस लिए जाते थे, और डिलेड वैक्सीन अप्रूवल हुआ। फिर आज भी रेमडेसिविर और जो वैक्सीन है उसके देखिए आप डिस्ट्रीब्यूशन में कितने सारे प्रॉब्लम हैं। और यू वॉन्ट बिलीव दिस फैक्ट, लेकिन वैक्सीनेशन जो हम दे रहे हैं तो उसमें वैक्सीन वेस्टेज भी हो रही है। मैंने न्यूयॉर्क और अमेरिका का एग्जांपल दिया था
कि कैसे वहाँ पर शाम को जब जो भी कोई एक्स्ट्रा वैक्सीन के डोजेस बचते हैं तो वो यंगस्टर्स को बुला लेते थे कि भाई आप आ जाइए, इफ़ यू वांट वैक्सीन वी कैन गिव इट टू यू। तो ये सिचुएशन चल रही थी। हमारे यहाँ पर वैक्सीन की बहुत ज़्यादा वेस्टेज भी हो रही है, और पैनिक में आकर सरकार ने अनाउंस तो कर दिया कि 18+ के लोगों को भी वैक्सीनेट किया जाएगा, लेकिन फिर हुआ क्या, वैक्सीन टाइम पर वहाँ पर पहुँच नहीं रही है और बुकिंग्स नहीं हो रही। तो ये सारी, तो दिस इज़ वेरी सैड, ये सिस्टम को अब अपग्रेड करने की, यस आयरन फ्रेम इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें, लेकिन इसमें एक प्रोफेशनलिज्म और इसमें एक स्पीड, इसको स्टिल इसको और शार्प बनाने की ज़रूरत है। इस तलवार को हमने इतना इस्तेमाल किया है कि अब ये तलवार जो है इसकी धार जो है वो चली गई है, इट्स नॉट दैट शार्प एनी मोर। तो इसको शार्प करना जो है, हमें अपग्रेडेशन की आवश्यकता है, लेकिन अभी भी वो पुरानी सिस्टम जो है वो चल रही है। एनीवे, आंसर्स जो मैंने प्रश्न पूछे थे उनके आंसर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। आपके लिए कुछ नए क्वेश्चंस हैं तो आप इनको देख लीजिएगा, एंड PDF ऑफ कोर्स आप डाउनलोड कर पाएंगे। कल की PDF जो है वो मैंने आज शेयर कर दी है आपके साथ, और आज की PDF तो जो है वो आपको लगभग 10:30 बजे के आसपास 10:30 AM जो है मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर से मिल जाएगी। ओके, सो दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो and enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.